आज हम एक ऐसी शख्सियत से बातचीत कर रहे हैं जो हैदराबाद दक्कन से ताल्लुक़ रखते हैं, इराक़ के शहरी हैं। सऊदी अरब में अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी में उस्ताद के फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं। हिंदुस्तानी सियासत और बर सग़ीर की सियासत और आलमी सियासत पे इनकी नज़र है। तो हमने सोचा कि इनसे जो मुलाकात हो रही है चाय पे आज, उसको इस हक़ में इस्तेमाल कर लें कि कुछ जनरल नॉलेज हमारे लोगों की बढ़ जाए हिंदुस्तान, ख़ासकर हैदराबाद दक्कन के बारे में। डॉक्टर साहब, अपना थोड़ा सा तारुफ कराइए। जी, मेरा ताल्लुक़ हैदराबाद दक्कन से है और मैंने एमएससी पीएचडी किया। मैं आइसोटोप जियोकेमिस्ट हूँ और कहाँ से पढ़े आप? मैं इंडिया में पढ़ा, उस्मान यूनिवर्सिटी में पढ़ा। हाँ। फिर रिसर्च लैब है हमारा एक बहुत बड़ा, NGRI उसका नाम था, नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। अच्छा। तो रिसर्च इंस्टीट्यूट में मेरे को सीनियर रिसर्च फेलोशिप पे दिल्ली से जो स्कॉलरशिप था पीएचडी करने के लिए, हैदराबाद दक्कन में पैदा हुआ। मेरे वालिद और मेरे परदादा वगैरह वो काबुल से आए थे 300 साल पहले। फिर वो लोग मिलिट्री में थे। फिर मिलिट्री के बाद जैसा वो लोग सुकुता हैदराबाद में भी वालिद साहब उसमें शामिल थे वो ज़माने में भी। हैदराबाद दक्कन जैसा आपको मालूम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ हैदराबाद था उसका नाम। तो 1948 सितंबर तक हिंदुस्तान में शामिल नहीं हुआ था हैदराबाद दक्कन जी। 1947 में हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, मगर हैदराबाद दक्कन आज़ाद नहीं था। जब मैंने टुकड़ों में जो हैदराबाद दक्कन के बारे में तारीखी टुकड़े पढ़े हैं, तो उससे तस्वीर बिल्कुल वाज़े नहीं होती। तो हमारी जो आज की नस्ल है पाकिस्तान हिंदुस्तान की, जो हैदराबाद से बाहर के लोग हैं, उनको समझाने के लिए सादा लफ्ज़ों में आप कैसे पेश करेंगे तारीख वहाँ की? ये 625 रियासतें थी हिंदुस्तान में टोटल। और जब अंग्रेज़ जैसा छोड़ के वहाँ से जा रहे थे तो इंडियन गवर्नमेंट जैसा कई जो रियासतें थी सबको इकट्ठा कर ली, मगर स्टैंड स्टिल का जैसा मामला हैदराबाद दक्कन के साथ रहा। अच्छा। उसका नाम था इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ हैदराबाद दक्कन। तो ये जो आप मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन जो नाम आप सुनते हैं, ये लोग नहीं चाह रहे थे कि हैदराबाद दक्कन जैसा हिंदुस्तान में शामिल हो। तो जिन्ना साहब जिंदा थे उस वक़्त। तो ये मामला मुसलसिल 1948 तक बराबर चला, यानी कि हैदराबाद रियासत अलहदा रियासत थी, हिंदुस्तान में शामिल नहीं थी वो। ठीक है। 13 सितंबर 1948 के दिन सुकूत हैदराबाद शुरू हुआ और 17 सितंबर के दिन जो सो हमारे इदरूस साहब जो सो उसके कमांडर थे, कमांडर इन चीफ फौज के, उन्होंने जो सो हथियार डाल दिए और हैदराबाद दक्कन इंडिया में शामिल हो गया। पटेल साहब ने कोई पुलिस ऑपरेशन किया था या फौजी ऑपरेशन? नहीं, वो तो सख्त फौजी ऑपरेशन था। 6 लाख मुसलमानों ने अपनी जान को गंवाई वहाँ पर। और पटेल जैसे ये कहते थे कि हैदराबाद दक्कन एक कैंसर है, एक नासूर है, इसको ख़त्म होना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे और ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे। तो जब जवाहरलाल नेहरू लंदन में गए हुए थे तो पटेल ने जैसे वहाँ पर हैदराबाद दक्कन पर पोलो के नाम से एक्शन, पुलिस एक्शन बोल के स्टार्ट कर दिए। उस्मानाबाद वगैरह हर तरफ जैसे लोग मारे गए, बहुत ज़्यादा जैसे। ये मामला ज़्यादातर ये बॉर्डर स्टेट में ज़्यादा हुआ। अच्छा। जैसा कि रायचूर है, उस्मानाबाद है, हैदराबाद दक्कन में उसका ज़्यादा असर नहीं हुआ उस वक्त। और इदरूस जैसे इसलिए हथियार डाले कि वो सेकंड वर्ल्ड वार में कई आमिनेशन उनका जितना था, उनके हथियार थे, वो यूके गवर्नमेंट को दे चुके थे वो लोग। अच्छा। तो उन्होंने ये रीज़न दिया कि हमारे पास हथियार नहीं है लड़ने के लिए, इसीलिए हम जैसो सरेंडर करते हैं। तो सिकंदराबाद पे परेड ग्राउंड पे ये हैदराबाद दक्कन जैसो सरेंडर कर दिए और 17 सितंबर को। तो डॉक्टर साहब, सकूत हो गया, उसके बाद वहाँ कोई गवर्नमेंट बनी, क्या हुआ? सकूत के बाद देखिए मुसलमान अपनी शिनाख्त कायम रखने के लिए टोपी भी उतार देते थे। जहाँ जहाँ जैसे मुसलमानों को देखते थे वो लोग मारना शुरू करते थे और हुकूमत चली गई थी। वो ज़माने में जैसो कोई हैदराबाद दक्कन में कोई पूछने वाला नहीं था। उस वक़्त जैसो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन, चूँकि ये 1927 में कायम हुई थी और उस वक़्त अब्दुल वाहिद अवैसी साहब जो मजलिस के सदर थे, वो सीरतुल नबी के जलसे करते थे उस वक़्त और इकट्ठा करते थे मुसलमानों को। ओवैसी साहब के वालिद सुल्तान सलाहुद्दीन साहब के वालिद, अच्छा। यानी असदुद्दीन ओवैसी के दादा। तो वो सीरतुल नबी के जलसे करते थे बहुत। ओके। तो वो करके लोगों को जमा करते थे
फिर एक वजह क्या थी, जब कासिम रजवी साहब जो सो रजाकारों के सदर थे, तो सब में पहले इंडियन गवर्नमेंट उनको पकड़ ली, कासिम रजवी साहब को 1948 में पकड़ के उनको पूना की जेल में डाल दिया 1957 तक। कासिम रजवी साहब उसके कमांडर थे। चूँकि हुकूमत तो सरेंडर कर चुकी थी, मगर ये जो अपनी रियासत को कायम रखने के लिए मजलिस थी कि इस्लामी रिपब्लिक की शिनाख्त कायम रहे, ये लड़ रहे थे पहले। ज़्यादातर जैसे रेसिस्ट इनसे हो रहा था, तो सब में पहले वो कासिम रजवी साहब को पकड़ लिए। 9 साल तक उन्होंने मुसलसिल जेल में रहे पूना की। फिर हुकूमत ने ये तो कहा, सकूत के बाद 8-10 साल तक अनरेस्ट रहा, वहाँ पे कोई गवर्नमेंट नहीं थी। 100% काला ब्लैक डॉर बोलते हैं हम लोग। अच्छा। हुकूमत तो लोगों की थी, अच्छा। कांग्रेस की हुकूमत थी होगी। लोग रेजिस्ट करते थे, लोग रेसिस्ट करते थे, मुसलमानों को मारते थे, इनके जॉब्स पूरे चले गए। एक एक घर में 8-8 आदमी पकाने खाने वाला, एक पकाने वाला जैसे कोई नहीं, और कमा के लाने वाला सिर्फ एक आदमी था। कब तक चला ये मामला? ये 1957 तक मुसलसिल चलते रहा। 1957 में एक शर्त ये लगी कि कासिम रजवी साहब अगर पाकिस्तान जाएंगे तो फिर जैसे हम उनको छोड़ेंगे। तो पाकिस्तान को चले गए 1957 में कासिम रजवी। अच्छा। 70 के अराउंड उनका इंतकाल भी हो गया कराची में। अच्छा। तो हुकूमत ये बोली थी कि तुम यहाँ पर नहीं रहना, तुम पाकिस्तान चले आना। तो कासिम रजवी साहब जो सदर थे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उस वक्त, वो चले गए वहाँ से। तो जाने से पहले उन्होंने ये किया कि एक हैदराबाद में इलाका है डिगमेट बोल के, वहाँ पर जैसे मजहरुद्दीन साहब के घर पे मीटिंग करे, वो करके ये बताए कि आप मैं जा रहा हूँ मजलिस की जैसे डोर किसी के हाथ में थामना चाह रहे थे। तो वो कॉल करे, उस ज़माने में अबुल खैर सिद्दीकी बोल के एक जनरल सेक्रेटरी थे, उनसे कहा गया कि आप ले लो सदारत मजलिस की। तो वो सदारत से इनकार कर दिए। 40 जैसे उसके एग्जीक्यूटिव मेंबर थे, मगर 14-15 आए थे। उनके जाने के बाद फिर क्या हुआ? उनके जाने के बाद एक वो अब्दुल वाहिद अवैसी को उन्होंने जिम्मेदारी दे के चले गए, आप चलाएं। तो अब्दुल वाहिद अवैसी 1957 में सितंबर में उन्होंने अपने हाथ में ले आप तो पार्टी की बात कर रहे हैं, लेकिन रियासत का क्या हुआ? रियासत जैसे उस वक्त कांग्रेस की रियासत थी और मुसलमानों पे शदीद दबाव था। कौन थे उस वक्त वज़ीर आला वगैरह वहाँ के? वहाँ के ब्रह्मानंद रेड्डी, वो हमारे नरसिम्हा राव, ये ऐसे। और स्टेट का नाम रियासत हैदराबाद था पूरा? हाँ, उसका नहीं, वो लोग आंध्र प्रदेश को लिसानी बेस पे दोनों मिला के आंध्र प्रदेश कर दिए थे वो। अच्छा। जिसमें उर्दू स्पीकिंग लोग भी शामिल थे, जिसमें अब कर्नाटक, महाराष्ट्र और ये जो हैदराबाद था, ये तीनों को मिला दिए वो लोग, कई हिस्से उसके मिला के उसका नाम दिए आंध्र प्रदेश। पॉलिटिकली उन्होंने किया, कंट्रोल के लिए, यानी लिसानी बेस पे करे ज्यादा था, यानी तेलुगु जबान को देखते हुए। तो उसके बाद 60s के बाद क्या हुआ? अब ये 60s में जैसा ये मजलिस जैसा मुसलमानों के लिए काम करना शुरू करी, एक उसमें एक शर्त रखे थे कि सियासत में हिस्सा नहीं लेना। अच्छा। आप जो करना है करिए, मगर सियासत में हिस्सा नहीं लेना। पाबंदी थी? पाबंदी थी। कब तक रही पाबंदी? ये 58 2 मार्च के दिन बहुत बड़ा जलसा हुआ, जिसमें इसका नाम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रखा गया। तो हमने ये कहा कि ये पूरे जैसे जो हमारी जो जमात है, वो जमात हिंदुस्तान के आइन के मुताबिक काम करेगी। तो इंटर हो गए, बस अलाउ हो गया। अलाउ हो गया। वो बहुत फाइट करे, उसके बाद अलाउ हो गया। तो इस वक्त आज के दौर में क्या है उसकी सूरत? अब तो अलग सूबा है वो। हाँ, अभी सूबा जैसा कि मैं आपको कहा था कि आंध्रा के लोग जरा पढ़े लिखे लोग थे ज़्यादा। तो जब आंध्र प्रदेश बना तो वो मसला जैसे ये हो रहा था कि आंध्रा जो दूसरा इलाका था, वो लोग पूरे जॉब्स वगैरह वो लोग ले लिए थे, तेलंगाना वाले पीछे हो गए। तो उसको बाइफर्केशन के लिए काफ़ी हंगामा हुआ। तो ये केसीआर जो आप सुनते हैं कि जो चीफ मिनिस्टर थे पहले के, इन्होंने एक मुहिम उठाई थी कि तेलंगाना को अलहदा करो। इससे पहले 1969 में चन्ना रेड्डी भी ये मसले को उठाए थे कि तेलंगाना को अलहदा करो। अच्छा। तो तेलंगाना जैसा अलहदा नहीं हो सका उस वक्त भी, और इस वक्त जैसा केसीआर तेलंगाना के लिए किए तो तेलंगाना जैसा अलहदा हो गया। तेलंगाना अलहदा होने से ये 119 सीट हैं टोटल इसके, तो टोटल असेंबली के सीट कम हो गए। अब हुकूमत जो है वो कांग्रेस की हुकूमत फिर आ गई। वो जो इनिशिएट करे थे, जो इनकलाब लाए थे केसीआर, वो पीछे हो गए वो 10 साल हुकूमत करके। अच्छा। अब ये कांग्रेस जो सो वहाँ पर आ गई फिलहाल, और रेवंत रेड्डी इसके चीफ मिनिस्टर हैं जी, और मजलिस के साथ कोलैबोरेशन है इनका।
आजकल किसकी हुकूमत है? आजकल कांग्रेस की हुकूमत है वहाँ पर। अच्छा। 79 सीट के साथ है ये लोग। और पूरे सूबे का नाम क्या है आपके? तेलंगाना है उसका। तेलंगाना है। उसमें कितने % मुस्लिम है और ये कितने % 14 से 15% मुसलमान है उसके अंदर। अच्छा, तो किसी खास शहरों में आपका मुसलमानों की आबादी ज्यादा है? हाँ, उसमें बोधन एक है, निजामाबाद एक है, आदिलाबाद है। तकरीबन जो सो है, मगर परसेंटेज कहीं 20 से 30 तक जाता हो जाता, मगर हैदराबाद में 45 से 50 है। अच्छा, हैदराबाद जो मेन रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं उसको। अच्छा। रंगारेड्डी और डिस्ट्रिक्ट। नशिस्तों सीटों की क्या तादाद मिलती है मजलिस को? मजलिस के अभी तो 7 सीट है वहाँ पे, और हम लोग जो सो चूंकि बीजेपी को रोकने के लिए दूसरी जगह से नहीं खड़ा करे, वोट कट होते बोल के, तो हमने जैसे बीआरएस की तायद की और कांग्रेस की इनडायरेक्टली जैसे हम साथ दे रहे थे उनका। कुछ लोगों से सुना है कि आपके पॉलिटिक्स से बीजेपी को फायदा होता है। तो हम इसीलिए नहीं खड़ा करे कि वहाँ पर के भाई वोट कट जाएंगे बोल के। अच्छा। दूसरी जगह पे देखिए, जैसा कि बिहार में खड़ा करे 5 जैसे AIMIM के कैंडिडेट जीते वहाँ पे, तो वहाँ पर जैसे कांग्रेस मजलिस से कम वोट लाई, क्योंकि कांग्रेस खाली नाम बताती है और काम कुछ भी नहीं है उसका। अच्छा। मुसलमानों के अपलिफ्टमेंट के लिए 70 कमेटी एक निकली थी, मुसलमान बैकवर्ड से बैकवर्ड होते जा रहे हैं बोल के। तो पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त मुसलमानों की कोई सियासी पार्टी है तो यही मजलिस है खाली? जी, दूसरे पार्टियां जैसो कोई नहीं है जिसकी जो सरबराही किसी मुसलमान के हाथ में हो। अगर आप जमात इस्लामी इलेक्शन में नहीं हिस्सा लेती? नहीं, वो खतई नहीं लेते वो लोग। अच्छा। मुस्लिम लीग एक पार्टी है जो केरला के हद तक महदूद है। अच्छा, उनका वहाँ पे क्या है? उनका बहुत अच्छा है। उनके 19 से 20 MLA आते हैं, वो लोग हुकूमत में शामिल रहते हैं हमेशा कम्युनिस्ट के साथ। अच्छा। वो दोनों मिलके भी हुकूमत बनाए गई। अच्छा, तो केरला में जरा है, अगर वो तो किन किन स्टेट में मुस्लिम पार्टी इलेक्शन में जा रही है? एक तो मुस्लिम लीग है और हैदराबाद में आपकी पार्टी है, और कहीं कुछ नहीं? नहीं, वो मुस्लिम लीग भी कहीं नहीं जाती। मुश्किल ये है कि पहले महाराष्ट्र में आते थे वो, अभी तो वो भी बंद हो गया उनका। अच्छा। हाँ, पहले मुस्लिम लीग जैसे कुछ सीट आती थी सिटी में, बॉम्बे में, तो इब्राहिम सुलेमान सेठ थे वो उनके बाद खत्म ही हो गई। तो मजलिस को मुसलमानों के वोट मिलते हैं या कांग्रेस को भी जाते हैं? नहीं, कांग्रेस, देखिए एक बात बताता हूँ आपको, ये जो पार्टी है कांग्रेस, ये चाहती है कि मुसलमान के वोट सिर्फ हमको मिले। समाजवादी चाहती है कि ये पूरे वोट मुसलमान के मिले जी। राष्ट्रीय जनता दल है बिहार की, वो भी चाहती है कि मुसलमान के वोट मिले। तो चूंकि उनको ये अच्छी तरह से मालूम है कि बीजेपी जो को वोट मुसलमान नहीं देगा, तो ये लोग जैसे डर जाते हैं जब भी मजलिस आती है कि भाई ये मजलिस आ जाएगी, इनके वोट कट जाएंगे, इसीलिए बी टीम बोल के जैसे बदनाम करते हैं। अच्छा अच्छा, क्योंकि उनके वोट चले जाएंगे। फिर अभी महाराष्ट्र बिहार में असदुद्दीन अवैसी साहब ने कहा कि वो गठबंधन में हमको लोग, जिसमें कांग्रेस है, राष्ट्रीय जनता दल है और जैसे दूसरे पार्टियां हैं, हमको भी लोग, तो वो लोग नहीं लड़े इसीलिए कि उनको हिंदू के वोट नहीं मिलते। अच्छा, वो बहुत बड़ा मसला है। तो जहाँ पे आप नहीं है और मुसलमानों की तरजीह किन पार्टियों की तरफ जाना होता है? कांग्रेस ही चॉइस है या और भी जगह? मजलिस जैसो अपना जैसो मफाद पहले देखती, पॉलिटिकल पावर किधर जैसो मिल सकता। नहीं, तो मस्जिद जहाँ नहीं है जिन रियासतों में, वहाँ क्या होता है? वहाँ पर भी है, ऐसा नहीं है मजलिस MLA नहीं है, मगर राजस्थान में भी है। हाँ, यूपी में कई काउंसलर्स है वहाँ पर, और इसमें गुजरात में कई है, उनका मेयर भी बना गुजरात में। अच्छा, हाँ, गुजरात में भी है प्रेजेंस उसका, पूरी हिंदुस्तान में बढ़ते जा रहा मुसलसिल। अच्छा, आसाम में चूंकि बदरुद्दीन साहब वहाँ पर हैं, तो हम ऐसी जगह टच नहीं करते असदुद्दीन अवैसी जहाँ पे मुस्लिम की पार्टी एक सिंगल चल रही है। आसाम में क्या चल रहा है? बदरुद्दीन साहब की पार्टी है। क्या है वो नाम उसका? उसका नाम आसाम। हाँ, जीत जाते हैं। हाँ, उन्होंने जीते थे पहले। अच्छा, उनके भी सीट अच्छे आए थे, क्योंकि वहाँ भी आबादी मुसलमानों की बहुत ज्यादा है ना वहाँ पे। अच्छा, थोड़ा सा बिहार के बारे में बताइए कि इतना फोकस क्यों है बिहार का इलेक्शन के, उसके लिए सब मिलके लगे हुए हैं? नहीं, बिहार का इलेक्शन चूंकि अक्टूबर में आने वाला है वहाँ पे, तो वहाँ पर देखिए नीतीश कुमार जो है ना, वो उनकी पार्टी है उसमें, और तेजस्वी यादव जो है वो राष्ट्रीय जनता दल है, लल्लू यादव का बेटा है वो, उनकी है कांग्रेस है। तो जो नीतीश कुमार है वो बीजेपी के साथ मिले हुआ, तो अब ये सेंट्रल में भी उनकी सपोर्ट है। ठीक है, तो अब जैसा कांग्रेस जैसा जरा हाई जा रही है, चूंकि लालू की पार्टी कांग्रेस के साथ है या इंडिपेंडेंट? नहीं, अलग है, कांग्रेस के साथ मिली हुई है। कांग्रेस के साथ मिली है, कांग्रेस के साथ है यादव की। तो अब हम ये चाह रहे थे कि उनके साथ ही लड़े,
तो चूँकि अच्छे ज़्यादा से सिख हैं बिहार में और मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है, इसीलिए हर कोई तड़प रहा है वहाँ तो आप कैसा देखते हैं, क्या रिजल्ट आ सकता है वहां पे। से? देखिए लास्ट टाइम हमारे 5 एमएलए आए वहाँ पे, मजलिस के? मजलिस के आए। अच्छा। तो उसमें क्या हुआ, वो तेजस्वी यादव दूसरे जो सो पैसे दे के उनको खरीद दिए 4 को। तो अभी एक है हमारा, अभी अभी मजलिस जो सो अब वो इंशाल्लाह। किन इलाकों से जीते? 5? सीमांचल जो इलाका है वो ज़्यादातर मुस्लिम आबादी 80% 70% तक भी है बाज़ इलाका में। अच्छा। तो सीमांचल का देखिए, आप हिंदुस्तान के जो भी कोने में जाइए जहाँ मुसलमानों की आबादी है, वहाँ पे स्कूल नहीं है, जी। वहाँ पे सिविक काम नहीं है, वहाँ पे नाले बहते बाहर। तो आप अंदाजा कर ले सकते हैं यहाँ किधर कैसे लोग रहते। तो इस इलेक्शन में जो भी जीते उसके असरात क्या पड़ेंगे पूरे भारत पे? इसके इसके असरात तो पड़ेंगे, चूँकि खुद जो सेंट्रल में जो फेडरल हुकूमत है मोदी की, वो खुद तो मेजॉरिटी में नहीं आई, 242 पे रुक गई इसमें। तो मेजॉरिटी में नहीं है वो लोग, उन्होंने अभी भी कभी भी हुकूमत उनकी जा सकती है। हमारा चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, ये दोनों जो सो उनकी सपोर्ट करने से हुकूमत चल रही है इसकी। और कम हो गए तो और गए। ये दोनों अगर सपोर्ट हट रहा है तो हुकूमत ही गिर जाएगी। अच्छा, तो हम आते हैं वापस हैदराबाद में। ये बताइए कि हैदराबाद के जिन लोगों से मैं मिलता हूँ तो माशाल्लाह इतना बुरा वक्त देखा, डार्क दौर देखा और अलग तारीख है उसकी, इसके बावजूद पढ़ाई लिखाई में डॉक्टर, इंजीनियर अमेरिका में, सऊदी अरब में हर जगह नजर आते हैं। इसके पीछे क्या है? ये देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि 1984 में एक हमारे पास चीफ मिनिस्टर बदल गए थे, नंदीलाल भास्कर राव थे, एनटीआर की हुकूमत थी। तो एनटीआर की जब हुकूमत थी तो उसको 4 एमएलए की जरूरत पड़ी थी, तो मजलिस उनकी तायद करी पूरी। तो रिटर्न में सालार ये पूछे कि हमको क्या दे रहे हैं, तो सालार ये करे मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज जो बोल के उनसे डिमांड करे हुकूमत से। तो मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज 1984 में मिल गया, तो उसमें 100 सीट थे पहले। अब आप अंदाजा कीजिए 1984 से 2025 तक वहां से जो डॉक्टर निकल रहे हैं सारी दुनिया में फैल रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज। अब फिलहाल आपको बताता हूँ 150 एमबीबीएस के सीट है मुसलमानों की, और 100% मुस्लिम है उसके अंदर फिलहाल। दूसरे भी आते हैं, आईटी में भी है, तो इंजीनियरिंग कॉलेज है, एमसीए कॉलेज है, वो लॉ कॉलेज है। तो इनका बहुत बड़ा जैसे दारुस्सलाम एजुकेशनल ट्रस्ट है। अच्छा, उसके तहत आप जो देख रहे हैं 55 एमडी हैं सीट, और 6 स्पेशलिटी कोर्सेज के हैं। तो अंदाजा करिए हर साल कितने लोग निकल रहे हैं वहाँ से। तो इसीलिए आपको सारी दुनिया में डॉक्टर, इंजीनियर दिख रहे हैं। तो जब पाकिस्तान जो लोग चले गए थे हैदराबाद के, कितने फीसद लोग गए थे? हैदराबाद दक्कन से ऐसा अंदाजे के मुताबिक उतने ज़्यादा नहीं गए जितना यूपी और बिहार से गए। अच्छा, यूपी और बिहार में जितने पढ़े लिखे लोग थे तकरीबन 80% चले गए। इसीलिए अब तक वहाँ पे कोई लीडरशिप उभरी नहीं हुई। एक बहुत बड़ी वजह है वहाँ पर। तो इंडो पाक की तकसीम के वक्त जो पढ़े लिखे लोग चले गए तो उन इलाकों में अभी भी खला रह गया और पीछे रह गया। अभी भी खला है उसका। अब आप देखेंगे जितने खेतों में काम कर रहे हैं बिहार से मुसलमान, वो बेचारे कैंसर में फंस गए हुए हैं वहाँ पर, क्योंकि जमीन टॉक्सिक होगी वहाँ पर। आप जितने होटलों में काम करने वालों को देखेंगे बिहार के और यूपी के लोग हैं, तो वो लीडरशिप की बहुत बड़ी कमी है। जैसा कि आप जानते हैं अभी भी बहुत बड़ी कमी है वहाँ पर। आजम खां बहुत अच्छा काम करे, मेडिकल कॉलेज डाले वगैरह डाले। अब कहाँ है आपको मालूम, जेल में है वो। अच्छा, क्यों? आजम खां जेल में है वो, चूंकि उन्होंने समाजवादी पार्टी के थे, तो ये जो योगी है वो उनको जेल में डाल के रखा हुआ है। कभी बोलता है ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, पॉलिटिकली ये मामला है। तो हमने तो समाजवादी पार्टी में काफी ओहदेदार देखे मुसलमान हैं और एक्टिवली हैं उसमें। हाँ, मैं एक बात बताता हूँ आपको। देखिए दूसरे पॉलिटिकल पार्टी में आगा और गुलाम का चक्कर रहता, यानी कि पार्टी के जो मंशूर होता, जो पॉलिसी होती, वही करना पड़ता उसको। तो इर्रेस्पेक्टिव आप आपके हक भी नहीं बोल सकते वहाँ पे, नहीं तो आपको पार्टी से निकाल देते। एक ही सफ में खड़े हो गए, महमूद अयाज, यानी अपने फायदे के लिए शामिल हो जाते हैं, लेकिन मंशूर उन्हीं का फॉलो करना पड़ता है। इवन बीजेपी में भी कुछ मुसलमान है। नहीं, बीजेपी में पहले थे, अब चले गए, कोई नहीं है वहाँ पे। अच्छा, एक भी नहीं है अभी। अच्छा, हाँ, अब्बास थे उसमें, नकवी थे, वो सब चले गए उन्होंने। अच्छा, वो कोई भी नहीं है अब, एक भी। इस वक्त अगर कोई आपसे पूछे कि भाई हिंदुस्तान के मुसलमानों के सबसे बड़े 3 अहम मसाइल कौन से हैं, तो क्या बताएंगे? देखिए, सबसे बड़ा मसाइल जैसो एजुकेशन का है मुसलमानों में। इकोनॉमिकली जैसो डाउन ट्राइडन है वो लोग बहुत ज़्यादा, और मुसलमानों में सबसे ज़्यादा है डर और खौफ का माहौल मुसलसल पैदा किया जा रहा है।
बीजेपी की तरफ से लिंचिंग होती मुसलमानों की, टोपी देख के हाल में कल ही जो सब ट्रेन में मारे। तो इतनी नफरत फैल है, हेट इतनी हो गई है हिंदू मुस्लिम में कि ये लोग जो सो उसी बेस पे हुकूमत कर रहे हैं। तो इमोशन बेस पे है, इशू बेस पे नहीं है। तो ये इस्लामोफोबिया जो है ये अभी बीजेपी की गवर्नमेंट में हुआ कि पहले भी था? पहले जो सो छुपे हुए उसमें था, मगर इतना नहीं था। अभी तो ज्यादा जहर फैल गया पूरे तरफ। अच्छा। जहाँ और बीजेपी की सियासत चलती इसी पे है? 100%। आप देखिए, उसको कोई रोकने वाला भी नहीं है। और जितने लीडर हैं उनके थोड़े थोड़े दिन के लिए वो हिंदू मुस्लिम जैसा इशू उठाते हैं, और एक ही काम है, कोई इशू पे नहीं है। चलिए अब सियासत से बाहर आते हैं। आपके लोग फैले हुए हैं पूरे मिडिल ईस्ट में, कहाँ कहाँ, कनाडा अमेरिका में कहाँ कहाँ हैं, कितने हैं? मैं आपको एक चीज बताता हूँ, सऊदी अरब में 5 लाख हैदराबादी हैं। अच्छा। हाँ, उसकी तो तारीख है, कोई उनका लिंक है शायद। नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, हैदराबाद में लोग माइग्रेट होके आए थे जी। कोई अफगानिस्तान से आया, कोई अरब से आया, किधर से आया, लेकिन यमन से जब आया। सऊदी अरब पीछे था तो हैदराबाद के नवाबों ने मदद की थी, मैंने ये पढ़ा है। हाँ, वो तो हज के दिनों में वहाँ से पैसा भी आता था। मदीना बिल्डिंग हैदराबाद में एक है, मदीना बिल्डिंग का पूरा किराया मदीने को जाता था। अच्छा। वो हाल में बनकर है 1954 के करीब। अच्छा। पूरा पैसा जाता था मदीने। इवन के हैदराबाद के कुछ लोगों के पास शहरियत है सऊदी अरब की, मैंने ये भी बहुत सुना। ज्यादा है, हमारे रिश्तेदार है मेरे। अच्छा। वो 1949 में चले गए थे सऊदी अरब। वो तो नवाब हैदराबाद से अच्छा ताल्लुक है सऊदी अरब का? बहुत अच्छा है। 1954 में सऊद भी आए थे वहाँ पे। तो 5 लाख लोग खाली हैदराबाद के, तो बड़ा नंबर है। खाली हैदराबाद है, 5 से 6 लाख। और वो क्या करते हैं वो लोग, ज्यादा अक्सरियत उनकी? ज्यादातर देखिए अच्छे पोस्ट पे हैं। ज्यादातर जब शुरू में आए थे तो ये लोग टाइपिंग वगैरह ऑफिशियल और एयरलाइंस में ज्यादा थे। अच्छा। तो उसी जमाने में मैं 3 कंप्यूटर सेंटर डाल के हजारों बच्चों को तैयार किया, रियाल नहीं लिया किसी से। अच्छा। हाँ, हैदराबाद में? यहाँ जिद्दे में। जद्दे में? अच्छा। 3 इंस्टीट्यूट डाला हूँ। अच्छा। एक तो ताकि जो लोग आए वो जल्दी रोजगार में खड़े हो जाए। हाँ, मैंने बहुत, आप पूछ सकते हैं कोई और भी। किस प्लेटफॉर्म से काम किया आपने? उसमें खाके तैयबा ट्रस्ट एक है, और बज़्म इत्तेहाद जिद्दा के नाम से था। अच्छा। तो जद्दा में हैदराबादियों का मुनज़्ज़म काम है? हाँ, मुनज़्ज़म काम। अच्छा। ये खुसूसन ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, क्या आपने वहाँ इंस्टीट्यूट बनाया कि वहाँ से पढ़ के लोग जॉब ले रहे हैं? जब मैंने तो इतना सिखा लोगों को। वजह क्या थी, जब टाइप सीख के आए थे, कंप्यूटर ट्रांसफर हो रहा था हर जगह, तो कंप्यूटर तालीम जरूरी था। मैं जब पीएचडी कर रहा था, पीडीपी 11 पे काम करा 1977 में, और यूनिवर्सिटी में पहला आदमी था जो 1981 अगस्त में पीसी रिलीज हुआ। 1981 अगस्त में, तो वो पीसी की एग्जीबिशन मैं करा था। अच्छा। तो फिर मैं अमेरिका से जो कंप्यूटर ला के करके वो जमाने में। तो सऊदी अरब में इतने बड़े स्टैब्लिश हैं, और बाकी कहाँ कहाँ हैं हैदराबाद के लोग? हैदराबाद, दुबई है, वो इमारात है, पूरे हर जगह है। अमेरिका में कहाँ है? अमेरिका में शिकागो, आपको मालूम है, दीवान स्ट्रीट पे। हाँ। अच्छा। दीवान पे तो हाँ। भरे हुए हैं। वो जमाने में देखिए 1969 में, वजह बताता हूँ आपकी, मैं आपको बताया ना, एक आदमी कमाने वाला, पूरे खाने वाले, गवर्नमेंट के पूरे जॉब चले गए। मेरे वालिद जागीरदारों के वो अकाउंट्स में थे, उनका जॉब चले गया, उनका चले गया, क्योंकि हुकूमत तब्दील हो गई थी। हुजूर निज़ाम के ज़माने में लोग जैसो बिजनेस में कोई नहीं उतरे, खाली जैसो सरकारी मुलाजिम थे, सरकार से सबकी नौकरियां चले गई, तो वो निकलना ज़रूरी था। मगर कायदाना सलाहियतें भी है हैदराबाद के लोगों में, वो भी एक बहुत बड़ा था। अपने लोगों का ख्याल रखा, उनको आगे ले गए। हाँ, अभी भी जो बिहार के लोग, यूपी के लोग, आप आज देखिए हैदराबाद में पूरे भर गए हैं। अच्छा। और वो लोग यही कहते हैं कि हैदराबादी बहुत ही मिलनसार है, खड़े के मदद को आ जाते हैं। अच्छा। तो चूंकि हमारे पास अखलाकियात की भी एक किताब थी, अरबी की भी किताब थी, वो जो कुरान से ज़्यादा मुंसलिक थे, जामिया निज़ामा थी, उलमाए दीन के सियासी जलसों के साथ जलसे चलते रहते, तो ये भी बहुत बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। तो जो लोग पाकिस्तान आए वो तो इतने ज्यादा इस्टेब्लिश नहीं हो सके। हाँ। मगर वो लोग उसके बाद माइग्रेट करे वहाँ से। अच्छा। अब आप देखिए, लंदन में कई डॉक्टर्स हैं जो हैदराबाद से माइग्रेट होके गए। अमेरिका में कई डॉक्टर्स आप देखेंगे जो पुराने हमारी एज के जो हैं, वो पूरे माइग्रेट होके गए हुए हैं। तो वो लोगों को उतना मुकाम नहीं मिला, मगर एक चीज सहूलत हुई पाकिस्तान बनने से, उनको जाने वीजे के लिए आसानी हो गई, लंदन के लिए, कहीं भी जा सकते। हाँ, लंदन के लिए, अमेरिका के लिए। तो अभी काम पाकिस्तान बनाते वक्त हैदराबाद के लोगों का क्या रोल था, और कायदे आज़म के साथ कैसे? नहीं, वो कायदे आज़म एक मरतबा आए थे हैदराबाद दक्कन को, तो
उनसे नवाब मीर उस्मान अली खान से उनकी गुफ्तगू भी हुई। अच्छा, तो बहरहाल वो इंडिपेंडेंट रहना चाह रहे थे। हाँ, इंडिपेंडेंट की बात हुई। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट बोलते हैं, जो यूनाइटेड नेशंस में अभी भी है। ओके, तो उनसे बात हुई। बहरहाल वो जैसा उन्होंने बोले ठीक है। जैसा ही उनका इंतकाल हुआ, जैसा हैदराबाद पे हमला हुआ, तो मुखालफत नहीं की, मदद की। सुना पाकिस्तान बनने के बाद भी सपोर्ट रही हैदराबादियों की दुनिया भर से। बिल्कुल। आप अंदाजा कीजिए, 1947 अगस्त में हुआ आजाद हिंदुस्तान जी, मगर इस्लामिक रियासत अब हैदराबाद तो 1948 तक रही। तो वो हेल्प करते होंगे। हाँ हाँ, तो वो जीना साहब का था ना, उसमें मुआहदा था अंग्रेजों से, अंग्रेज किए थे कि भाई हैदराबाद को स्टैंड स्टिल रखेंगे, हम किसी के साथ मिलेंगे नहीं, बोले आजाद रियासत रही वो। और गोवा आपको मालूम होगा 1962 में गोवा कब्जा पुर्तगीज के साथ है। जी, पुर्तगीज के। हाँ, और जूनागढ़ का क्या मसला था? जूनागढ़ के भी नवाब थे वो भी, मगर वो सब पूरे रियासत में शामिल हो गए। इंडियन गवर्नमेंट ने हर जगह ले ली वो। 625 रियासतें थी हिंदुस्तान में, 625 अलग अलग नवाब। तो आपकी जो मजलिस है वो नेशनल इश्यूज पे पॉलिसी बनाते हुए किस तरह का, मतलब वो हिंदुस्तान कश्मीर जैसे कुछ इशू ऐसे हैं जो मुसलमानों को बहुत एहतियात से डील करना होता होगा, कश्मीर के मसले पे आप लोग किसका साथ देते हैं, क्या करते हैं? नहीं, कश्मीर के मामले में देखिए, अब तो 100% जैसे हिंदुस्तान का हिस्सा ही समझते हैं हम लोग। अच्छा, क्योंकि देखिए जहाँ पर भी रहे, अगर वहाँ पे अदल और इंसाफ है, हर चीज़ है, तो बहुत अच्छी बात है। अल्लाह ने जो सो हर इंसान को पैदा किया और ये भी बोला कि कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासी तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह। तुम वो बेहतरीन उम्मत हो जो बनी व इंसान के लिए निकाली गई। हाँ, तो लेकिन आप लोग इतने दिल से हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान का साथ देते हैं हर चीज में और कौमी इश्यूज पे, इसके बावजूद आप लोगों पे इल्जाम है कि अब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जीत गई तो आप खुश हो रहे हैं वगैरह वगैरह, तो मुश्किलात तो हैं आपको वहाँ रहते हुए। ये आपकी बात सही है। अब ऐसा बात चीजें क्या रहती है, बाज़ मरतबा आपको बता दूं, दो चीजें हैं। एक जगह बोला गया इन्नमल मोमिनूना इख्वा, एक मोमिन दूसरे मोमिन का भाई है, अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम। ये दो जुमले ऐसे हैं कि वो अंदर से बात होता है वैसा, मगर देखिए अल्लाह ने हमारी रूह को हिंदुस्तान में उतारा, हम उसके साथ वफादार भी रहेंगे। क्योंकि रूह हर जगह उतरती है। पहले तो अल्लाह ने जैसे रूहों को कुन फयकुन से बनाया, फिर हमारी रूह को हिंदुस्तान में भेजा। तो हिंदुस्तान हमारा मुल्क है, इसलिए हम उसकी भी करते हैं, मगर किसी दूसरे को बुरा नहीं बोलते हैं। तो आपके लोग फौज में जाते हैं, हाँ, हर इदारों में जाते हैं और उनको मिलता है कोटा वगैरह ख्याल, या उनको रोका जाता है? नहीं, रोका जाता है। वो तो 4% भी नहीं है हम लोग। अच्छा, आबादी हमारी अभी जैसे 15-16% है, मगर मुसलमानों का रेशो 3% से ज्यादा नहीं है। इस पे बात नहीं करते हैं आप लोग पार्लियामेंट में? असद में कई मरतबा असदुद्दीन अवैसी साहब ने उठाया मसले को। सेक्टर कमेटी की रिपोर्ट है पूरी कि कितने जैसे लोग हैं, कैसा जॉब मिलना चाहिए। मगर जैसा बीजेपी हुकूमत चल रही है, अभी 10 साल हो गए, अब फिर एक टर्म में है, तो ये तो चाहती नहीं। एक एमपी नहीं, आप अंदाजा कीजिए, बीजेपी में एक एमपी भी मुसलमान नहीं है। वो कैसे, क्यों? आप कोई रिजर्वेशन ही नहीं है, कुछ रिजर्वेशन नहीं, कुछ नहीं। जो डायरेक्ट आते हैं वो तो है ना, जो दूसरी पार्टियों की सीट पे, कांग्रेस की सीट से मुसलमान आते हैं। हाँ, वो है, मगर बीजेपी में नहीं है। बीजेपी में नहीं है, बीजेपी में कोई नहीं है। हालांकि नेशनल पार्टी है, तो नेशनल पार्टी है, रन कर रही है, मगर है नहीं। तो अब जो हम आगे का हिंदुस्तान का मुस्तकबिल देखते हैं, तो हमें लगता है कि भाई मोदी साहब तो इतने ज्यादा मकबूल नहीं रहे और इन्होंने बहुत नफरतों में धकेल दिया और लोग खुश नहीं है। तो क्या देखते हैं आप 5-10 साल 20 साल बाद क्या फ्यूचर होगा? नहीं, अभी गर्दिश जमाना तो चलते रहेगा और हम लोग डरने वाले तो है नहीं। जो भी होगा, हक और बातिल की जंग क़यामत तक चलेगी, वो जहन में है। अच्छा, हम तो कोई घबराना, परेशान होना, चूँकि जो हमारा ईमान है, जो हमारा अकीदा है, वो महकूम और मखलूब होकर रह नहीं सकता कोई। हाँ, तो ओवैसी साहब जिस तरह पार्लियामेंट में बात करते हैं घुनगरज के साथ, वाकई फील्ड में भी ऐसे ही है या खाली मीडिया के हद तक? नहीं, वो तो उनके वालिद भी वैसी थे। अच्छा। और ये भी वैसी हैं। उनको गोली भी लगी है, हमले भी हुए इन पे? हाँ, वो ये लोग देखिए अल्लाह वाली लोग हैं ये। अच्छा, ज़बान खल्क़ को नखारे खुदा समझो, ये अवाम के साथ है, लाखों अवाम इनके पीछे है, तो जाहिर है इसमें ईमानदारी है उनके अंदर ना, तो इसीलिए लोग भी आते हैं। ऐसा भी नहीं है, आजकल दुनिया पूरी होशियार है जी, कौन ईमानदार है कौन गद्दार सब मालूम पड़ जाता है। तो हैदराबादी कल्चर पे बात करना चाहते थे जी। आप लोगों के खाने हमारे यहाँ बहुत मशहूर हैं जी। खाने में मीठा
और चीजें हैदराबादी, उनके घरों में क्या बनता है खाना? खाने में देखिए जो भी दावत होती है, कोई लोग आते हैं, बिरयानी तो नंबर 1 है हैदराबाद में, और हलीम है। और आपको एक किस्सा बेहतरीन सुनाता हूँ। कोविड हुआ, मगर हैदराबाद दक्कन में कोविड के जरासीम को देखे ओल्ड सिटी में 4% लोग भी इन्फेक्टेड नहीं थे। तो वो नेशनल टीवी पे लोग बोले ये क्या तू भी हैदराबाद में क्यों नहीं है? तो बोले नारी कुलचे खाते सुबह में ये लोग, इन लोगों के पास जरासीम भी नहीं है। तो सुबह में वह नहारी चलती वगैरह, पाया नहारी, फिर बिरयानी। तो मुरक्कम ग़िज़ाएं भी रहती है और स्पाइसी रहती है। अच्छा, तो स्पाइसी ग़िज़ा में जरासीम को मार देते थे। तो आप हैदराबाद के खानों का दिल्ली के खानों से कैसे मवाजना करेंगे? दिल्ली का खाना भी अच्छा है, जैसा करीम है वहाँ पे रेस्टोरेंट बहुत पुरानी है। दिल्ली के गोश्त वगैरह अलग करते हैं, मगर देखिए ये हमारा बोल के नहीं है। जो नवाब मीर उस्मान अली खां थे, उनको बड़ा शौक था इसका। अच्छा, तो बिरयानी वगैरह ये वो सब वहीं से। बिरयानी तो दिल्ली की है ना डिश? नहीं, हैदराबाद दक्कन की है। अच्छा, हैदराबाद दक्कन में ही उसकी शुरुआत हुई। अब देखिए मैं एक हैदराबाद फूड फेस्टिवल किया था जिद्दे में। अच्छा, 32 डिशेस थे हैदराबाद की। अच्छा, 32 डिशेस लगे थे। क्या थे भाई इसमें? वो बिरयानी थी, हलीम थी, उसके अंदर खिचड़ी था, खीमा था, शामी थी। ये पूरे हैदराबाद दक्कन के चीज़ें हैं ये। तो बघारे घरों बैगन, में आप लोग चावल खाते हैं ज्यादा या रोटी के साथ? ये डिफर करता। जैसा हमारे घर में निज़ाम था रोटी खाना, मगर खुशका बोल के हम थोड़ा सा चावल लेते थे। तो हर हैदराबादी बोलता है जब तक मैं खुशका नहीं खाया खाना नहीं खाया। अच्छा, वो मेंटालिटी बाद में है अभी भी। तो सालन में सब्जी में बघारे बैगन वगैरह होते हैं? बघारे बैगन बहुत ज्यादा अच्छे। बनते हैं वो बघारे बैगन। और मीठे में शादी में क्या डिश होती है? शादी में तो आपको मालूम शाही टुकड़ा है, खुबानी है। खुबानी का मीठा बहुत मशहूर है, और शाही टुकड़ा है। अभी तो खीर और वगैरह। रमजान में क्या खाते हैं आप लोग? रमजान में तो आपको मालूम है सारे, जैसा पिस्ता हाउस वहाँ पर है, हलीम 4-10 करोड़ की हलीम बिकती है वहाँ डेली। खिचड़ा आपका कैसा होता है? खिचड़ी तो खिचड़ी खीमा खट्टा ये कॉम्बिनेशन है। अच्छा, देखिए खिचड़ी से दाल है ना, उसके अंदर हाँ। दाल मिलाते, खट्टा जो है सो वो एसिडिटी को खत्म करता। अच्छा, ये कॉम्बिनेशन है, अच्छा, खिचड़ी खट्टा खीमा। अच्छा। हाँ, और कीमा कैसा होता है? खीमा भुना हुआ खीमा रहता है। शादी ब्याह में वही रस्में हैं जो हर जगह है? शादी ब्याह में आजकल बहुत ज्यादा इफरात से बना रहे हैं लोग। पर बकरे रख देते हैं, वो रख देते हैं, कम से कम 40-50 डिश है। ये अभी तो वेस्ट भी बहुत हो रहा है वहाँ पर। मैंने सुना है कि डिसिप्लिन है, लोग वक्त पे सो जाते हैं, वक्त पे उठते हैं नहीं, ये तो पाकिस्तान। आप अच्छा, कराची कैसा हाल है वहाँ भी। अच्छा। 12 बजे उठते सो। अच्छा। तो ये शहरों में यही हो गया आजकल, जैसा आप ओके, जानते हैं। नई नस्ल। और बच्चियां पढ़ती हैं? हाँ, रेशो बहुत बढ़ गया। अच्छा, रेशो पहले कम था, अभी तो 80 के ऊपर है। तो इस वक्त हम कनाडा में बैठे हैं। कनाडा में हैदराबादी का क्या हाल चाल है? कहाँ है, कितने हैं, किन इलाकों में है, क्या है उनकी मसरूफियत? हाँ, अभी तो बहुत ज्यादा हैदराबादी आ गए, पहले नहीं थे। और अल्हम्दुलिल्लाह आबादी का तो अंदाजा नहीं तो है। कुछ मशहूर शख्सियत के नाम बताइए हैदराबाद के, जो फिल्म में हो, क्रिकेट में हो। हमने तो एक दो नाम ही सुने हैं ज्यादा। हाँ, अजहरुद्दीन को सुने होंगे जी, आप। जी, अजहरुद्दीन तो वहाँ पे कैप्टन भी रहे हैदराबाद दक्कन में। जी। और दूसरी 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 लाइन में जैसे अभी तो नौजवान बच्चे उतने ज्यादा नहीं है मशहूर। फिल्मों में नहीं है? फिल्मों में हैदराबाद दक्कन में शाहरुख खान की माँ हैदराबाद की है। अच्छा, उनके वालिद पेशावर के थे। जी, वो पेशावर के थे। इनके है। फिर इससे भी आमिर खान से भी इनकी वालदा का था। अच्छा, हैदराबाद दक्कन से भी अबू कलाम आजाद के रहे उन्होंने रिश्तेदार। हाँ, हम्म, वो आमिर खान की फैमिली। हम्म। अच्छा, उर्दू आप लोगों की अच्छी है? उर्दू तो हमारी जबान है, हमारी पहचान है। वो जो यूनिवर्सिटी का हम जिक्र सुनते हैं उस्मानिया, वो है भी? उस्मानिया यूनिवर्सिटी है, जिसमें डॉक्टरी की डिग्री भी उर्दू में थी, इंजीनियरिंग भी उर्दू थी। चन्ना रेड्डी जो चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने खुद डॉक्टर थे, उर्दू में पढ़े हुए। नरसिम्हा राव उर्दू में पढ़े हुए थे। अभी तक है वो यूनिवर्सिटी और उर्दू में पढ़ाती? नहीं, उर्दू का तो नहीं है अभी। अच्छा। तो 1929 में कायम हुई। कुछ शोरा और अदीब हजरात के बारे में बताइए। हाँ, वो तो बहुत आप लोग बड़े मुशायरे वगैरह करते हैं? हाँ, जद्दा में भी और शिकागो में भी? हाँ, वो बहुत ज्यादा है वहाँ पे। सलीम सरदार बोल के हैं, बहुत सारे उर्दू उर्दू जो सो महफिलें सजाना, उर्दू की जो सो तरक्की के लिए काम करना। अखबारात हैं उर्दू में आपके? बहुत ज्यादा है अखबार। अब मुश्किल, अब देखिए हमारा खुद एतमाद है पेपर। एतमाद? एतमाद मजलिस उर्दू का? मजलिस का है वो। ओके। फिर सियासत अखबार एक है, रहनुमाए दक्कन एक है। जी, तो आपसे बहुत अच्छी बातचीत हुई। आपने कनाडा का जिक्र नहीं किया कि कहाँ पर हैं लोग ज्यादा?
मिसिसागा में मिडिल ईस्ट के लोग बहुत ज्यादा आ गए हैं। हाँ। जिसमें सऊदी अरब, देखिए डायरेक्ट हैदराबाद से आने वाले कम है, मगर दुबई से, कुवैत से, सऊदी अरब से ज्यादातर लोग माइग्रेट होकर यहाँ पर आए कनाडा में। डायरेक्ट हैदराबाद आने वालों की तादाद ऐसी है जो फैमिली स्पॉन्सर आए। अच्छा। जो हम लोग जैसा स्किल पे आए, हाँ। जो पैसा वगैरह ले लेके आए, वो ज्यादातर आपको सऊदी अरब के दिखेंगे, दुबई के दिखेंगे, कुवैत के दिखेंगे। हैदराबादी कौम की स्ट्रेंथ आप क्या देखते हैं? एक तो एजुकेशन हो गई, जी जी, और क्या इनकी अच्छी चीजें जो आप समझते हैं कि देखिए ये ये हैदराबाद दक्कन की कौम आपको बेबाक निडर मिलेगी बहुत ज्यादा। अच्छा। घबराते नहीं किसी से, जो होता देख लेंगे बोलते। अल्लाह तवक्कल लोग ज्यादा हैं, ईमान का पावर भी ज्यादा है। उसकी वजह ये है हिम्मत वाले हैं। हिम्मत वाले इसलिए हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज हमारे पास हालात हाजिरा बोल के हर हफ्ता कहीं ना कहीं चलते रहती साल तमाम। अच्छा। जिसमें अकबरुद्दीन अवैसी साहब का जोशीली तकरीर रहती, उसके अलावा एमएलए भी करते, हम हर महल्ले में करते हैं। अच्छा, और क्या कमजोरियां हैं जो आप समझते हैं कि दूर होनी चाहिए? भरोसा कर लेते हैं लोगों के ऊपर ज्यादा। अच्छा। भरोसा कर लेते हैं लोगों के ऊपर, मोहब्बत में भरोसा कर लेते हैं, उसे धोखा खाते हैं। हाँ। अच्छा। उससे धोखे सीधे साधे लोग हैं। हाँ, सीधे साधे हैं, मदद करने को निकल जाते हैं थोड़ा। आखिर में कोई बात बताएं उन लोगों के लिए, आपका कोई पैगाम जो हैदराबाद की पाकिस्तान में लोग रहते हैं? देखिए पाकिस्तान, हैदराबाद, जितने भी नौजवान हैं, मैं ये कहता हूँ कि सुस्ती और काहली के दुश्मन बन जाइए, काम बराबर कीजिए। जब तक जो सो काम सख्त मेहनत नहीं करेंगे कुछ नहीं मिलेगा। यकीन, मोहकम, अमल, पैहम, मोहब्बत, फातह आलम, जिहाद जिंदगानी में यह है मर्दों की शमशीर है। तो पूरे नौजवानों से गुजारिश है कि हरकत करिए, हरकत में बरकत है। और जो भी काम करे, जैसे आप मेहनत के साथ साथ अल्लाह से दुआ कीजिए कि जो भी आप काम कर रहे हैं, और अल्लाह से अपने काम को रुजू कीजिए, यकीनन कामयाबी मिलेगी हर तरफ। बहुत शुक्रिया, बहुत खुशी है। शुक्रिया आपका बहुत बहुत सोहेल भाई, बहुत अच्छा लगा। अल्लाह आपको सलामत रखे। थैंक यू भाई।